हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम 7 मई के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में समझेंगे। आप सभी को पता है मौसम खराब है, लगातार बारिश हो रही है, तो टेक्निकल इश्यूज के कारण आज का ये जो सेशन है हम स्क्रीन बेस्ड यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप आराम से देखिए, एंड तक देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर हम समझेंगे। आइए शुरू करते हैं 7 मई के करंट अफेयर को। सबसे पहला क्वेश्चन, इंडिया का पहला अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा किन दो राज्यों के बीच बनाया जाएगा? तो देखिए, इंडिया का फर्स्ट इंटर स्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर ये बनाया जाने वाला है मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य में। आपको पता है मध्य प्रदेश में ही कुनो पालपुर नेशनल पार्क में चीतों का संरक्षण किया जा रहा है। तो अब राजस्थान और मध्य प्रदेश मिलकर इंडिया का फर्स्ट इंटर स्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं। दोनों राज्यों के मध्य में ये बनाया जाएगा। कहाँ से गुजरेगा इसकी बात करें तो पालपुर कुनो नेशनल पार्क एमपी के श्योपुर जिले में स्थित है और गांधी सागर सेंचुरी ये एमपी में नीमच और मंदसौर में फैली हुई है। यहां से होते हुए ये गलियारा जाएगा राजस्थान के मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व तक। तो जो कॉरिडोर बनेगा वो 17,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में बनाया जाएगा। तो किन दो राज्यों के मध्य? क्वेश्चन हमारा ये है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य में। अब आपको यहाँ पर कैजुअली पता चल गया कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो स्पेशली एमपी के श्योपुर जिले में और कुछ एरिया यहाँ पर मुरैना में भी फैला है। स्थापना हुई थी 1981 में। अब गांधी सागर सेंचुरी की बात करें तो ये एमपी के मंदसौर और नीमच में है। एरिया तो हमसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 368 वर्ग किलोमीटर ऑलमोस्ट इसका एरिया देखने को मिलता है और ये सेंचुरी बनाई गई थी एमपी में 1974 में। राजस्थान का मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व राजस्थान के कोटा में स्थित है। 1955 में सेंचुरी के रूप में स्थापित किया गया। 2004 में ये नेशनल पार्क बना और फाइनली 2013 में टाइगर रिजर्व बनाया गया। अब इंडिया में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत कब की गई थी? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको पता है इंडिया में 1952 में आखिरी बार चीते देखे गए थे। उसके बाद ये विलुप्त हो गए। अब भारत में चीते की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए 2022 में चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। भारत में देखिए 8 चीते नामीबिया से और 12 चीते साउथ अफ्रीका से लाकर कुनो नेशनल पार्क में छोड़े गए थे, जो कि एमपी के श्योपुर जिले में स्थित है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट चीता के बारे में आपको पता चला। कब शुरू किया गया था? 2022 में। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए, पुलित्जर अवार्ड मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाले अवार्ड हैं। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा की गई है। प्राइज न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर, म्यूजिक ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में दिए जा सकते हैं। स्पेशली पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है, क्योंकि इंडिया के किसी भी व्यक्ति को इस बार पुलित्जर अवार्ड नहीं दिया गया। इंडियन ओरिजिन का एक व्यक्ति है, लेकिन डायरेक्ट इंडिया से कोई भी नागरिक नहीं है जिसे पुलित्जर पुरस्कार दिया गया हो। अब हम कैटेगरीज देख लेते हैं कि किन किन कैटेगरीज में दिया गया। वैसे तो देखिए काफ़ी सारी कैटेगरीज है, लेकिन यहाँ पर जो मेन है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स जो समाचार पत्रिका है यूएसए की, उसने 4 अवार्ड अपने नाम किए। इसके अलावा देखिए पब्लिक सर्विस कैटेगरी में जो अवार्ड है वो कविता सुराना को, लिजी प्रेस, साकांद्रा जॉर्ज मिलो और स्टेसी क्रेनिट्स को दिया गया। यहाँ पर ये इंडियन ओरिजिन की है कविता सुराना। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए अवार्ड दिया गया वॉशिंगटन पोस्ट स्टाफ को। एक्सप्लोरेटरी रिपोर्टिंग के लिए यह अवार्ड दिया गया राइटर्स के स्टाफ को। और एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग की बात करें तो ये दिया गया अजम अहमद, क्रिस्टिना गोल्डबाउम और जॉर्ज पिकर्ड को। लोकल रिपोर्टिंग के लिए अवार्ड दिया गया एशिया जू, निक थाम और जेसिका गैल्शर को। इसके अलावा नेशनल रिपोर्टिंग के लिए अवार्ड दिया गया वॉल स्ट्रीट जर्नल के स्टाफ को। एलन मस्क के ऊपर इन्होंने जांच की थी, उसके आधार पर। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए अवार्ड दिया गया है न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टाफ को और डेक्लन वॉल्श के स्टाफ को।
देखिए सुफान संघर्ष पर इन्होंने रिपोर्टिंग की थी, इसीलिए इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में इन्हें प्राइज दिया गया। इसके अलावा देखिए कुछ और कैटेगरीज है, यहाँ पर मैंने आपको मेंशन कर दी है, एक बार देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर क्रिटिसिज्म की पूछी जा सकती है, इसके लिए दिया गया ब्लूमबर्ग सिटी लैब के स्टाफ को, जिसमें से एक व्यक्ति है अलेक्जेंड्रा लैंग, इनको दिया गया क्रिटिसिज्म के लिए पुलित्जर अवार्ड। तो इन सभी को याद रखिएगा। वैसे आपको केवल पुलित्जर अवार्ड क्योंकि इंडिया का नहीं है, तो यहाँ पर देखिए इतना स्टाफ हमसे नहीं पूछा जाएगा। तो आप केवल इतना याद कर लो कि पत्रकारिता के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड है। हर साल 23 अवार्ड दिए जाते हैं, जिसकी कुछ कैटेगरीज हमने डिस्कस की। अवार्ड कौन देता है? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी हर साल ये अवार्ड प्रदान करता है। शुरुआत की गई थी 1917 में जोसेफ पुलित्जर के द्वारा, इसीलिए इसका नाम है पुलित्जर अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का इनॉग्रेशन किस शहर में किया गया? तो पहले राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का इनॉग्रेशन किया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। आंसर हो जाएगा आंसर डी। देखिए आयोजन किसने करवाया? तो अलग अलग लोग हैं, लेकिन यहाँ पर मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमनी और लॉ सेक्रेटरी अंजू राठी राणा, इनके साथ मिलकर आयोजन करवाया पहले राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का। उद्देश्य क्या है इसकी बात करें, या फिर सम्मेलन क्या है इसकी बात करें, तो देखिए नाम क्या है, मध्यस्थता सम्मेलन। किसके मध्य में? दो पार्टियों के मध्य में, जो कि कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखिए इस केस में दोनों पार्टी का पैसा काफी वेस्ट होता है। कोर्ट पर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, काफी सारे केसेस कोर्ट में पेंडिंग है। तो इस केस में यहाँ पर इस बात पर चर्चा की जाएगी कि कोई एक मध्यस्थता के लिए कम्युनिटी बना दी जाए, कोई भी एक अथॉरिटी बना दी जाए जो कि वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा दे। तो इस तरीके से कॉन्फ्रेंस में मीडिएशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया को भी लॉन्च किया गया है। ये एक बॉडी है जो कि मध्यस्थता के जरिए केस को सॉल्व करने का काम करेगी। क्यों जरूरी है? तो जरूरी इसलिए है क्योंकि भारत में देखिए केसेस काफी सारे पेंडिंग हैं, लंबे समय तक चलते हैं, न्याय नहीं मिलता, पैसा खर्च होता है। तो एक कोई मध्यस्थ होगा तो इनको बिठाकर दोनों पार्टियों को आपस में इनके मध्य के मुद्दे को अगर सॉल्व करवाया जा सकता है कोर्ट के बाहर, तो वो करवाया जाएगा। इस तरीके से कोर्ट का भी प्रेशर कम होगा। तो इसीलिए पहले राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। यहाँ पर एक फैक्ट को याद रखिएगा कि भारत में कोर्ट में मध्यस्थता को बढ़ावा देने के लिए 2023 में मीडिएशन एक्ट 2023 लागू किया गया था, जिसके तहत मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया को बनाया जाएगा। तो ये जो एक्ट है मीडिएशन एक्ट, ये 2023 में लागू किया गया था। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूँ फ्रेंड्स। आप सभी के लिए देखिए कंप्लीट जीएस जीके का ऑल सब्जेक्ट ई बुक कलेक्शन यहाँ पर अवेलेबल है, जहाँ पर देखिए जीएस के जितने भी टॉपिक है उसकी आपको ई बुक मिल जाएगी। ये दोनों ही अलग अलग लैंग्वेज में हैं, हिंदी और इंग्लिश। दोनों की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर आप इसे अवेल कर सकते हैं काफी नॉमिनल प्राइस में। तो देखिए ये अफोर्डेबल प्राइस आज के लिए 24 घंटे के लिए आपके लिए रहेगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोनों की, वहां पर क्लिक करके आप इसे अवेल कीजिए। और कोई भी डाउट आता है तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। केवी राबिया जिनका हाल ही में निधन हुआ किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो केवी राबिया बहुत ही फेमस समाज सेविका थी फ्रेंड्स, जिनका हाल ही में निधन हो गया। 59 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है आकस्मिक। केरल राज्य से संबंधित थी और केरल में महिला शिक्षा को बढ़ाने के लिए इन्होंने काफी काम किया है। समाज सेवा में इनके योगदान के कारण इन्हें काफी सारे अवार्ड दिए गए हैं। जैसे 1994 में इन्हें नेशनल यूथ अवार्ड दिया गया। 2001 में भारत सरकार के चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा इन्हें कनागी देवी स्त्री शक्ति पुरस्कार दिया गया था और ये पहली विनर थी। इसके अलावा भारत सरकार ने 2022 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। केवी राबिया केरल राज्य से संबंधित एक समाज सेविका थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इसके अलावा मैंने आपको लास्ट सेशन में बाबा शिवानंद के बारे में बताया था, योग के बहुत ही फेमस शिक्षक,
जिनका 128 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही स्वामित्व योजना को राष्ट्रीय स्तर पर कब शुरू किया गया था? तो देखिए, स्वामित्व योजना इसे इंडिया में 24 अप्रैल 2021 को लागू किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन की मैपिंग करना और किसानों को जमीन का उनको मालिकाना हक दिलवाना, ये स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य था। अब बात आती है कि अभी हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, हाल ही में 5 से लेकर 8 मई को वॉशिंगटन डीसी यूएसए में वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, कॉन्फ्रेंस में भारत की ओर से हमने जमीन के लिए, लैंड एरिया के लिए जो भी अच्छी स्कीम चलाई है उसका प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें स्वामित्व स्कीम और ग्राम मानचित्र प्लेटफॉर्म शामिल है। हम इन दोनों स्कीम का वैश्विक मंच पर प्रदर्शन करेंगे। अब देखिए, कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है। अगर हम कॉन्फ्रेंस की बात करें तो वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस के तहत लैंड सेक्टर में गवर्नेंस को बढ़ावा देने, लैंड को कैसे क्लाइमेट चेंज से बचाया जा सकता है इस पर चर्चा करने, और देशों ने क्या क्या स्टेप लिए हैं, कैसे सफल हुए हैं, क्या स्कीम यूज की है, उन सभी के बारे में यहाँ पर बताना इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है। तो इसीलिए अभी हम स्वामित्व स्कीम की बात कर रहे हैं। इंडिया में अगर हम स्वामित्व स्कीम की बात करते हैं तो सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एरिया, ये फुल फॉर्म है स्वामित्व स्कीम का। ड्रोन और सैटेलाइट के माध्यम से गांव की जमीन की मैपिंग करना और जितने भी गांव के लोग हैं उन्हें जमीन का मालिकाना हक देना, यह उद्देश्य है स्वामित्व स्कीम का। 24 अप्रैल 2021 को शुरू किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा इसी के तहत एक और स्कीम को संचालित किया जा रहा है, ग्राम मानचित्र प्लेटफॉर्म। ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि सैटेलाइट के डेटा को यूज करके, स्पेशली जो स्वामित्व स्कीम है उसके सैटेलाइट डेटा को यूज करके ग्रामीण मानचित्र को तैयार करेगा, लैंड बाउंड्रीज को शिफ्ट करेगा, निर्धारित करेगा कि कहाँ कहाँ पर लैंड बाउंड्री है, किस किस किसान की है। इस आधार पर रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट के काम किया जाना और विलेजेस के विकास के लिए बेटर प्लानिंग को बढ़ावा दिया जा सकेगा। ग्राम मानचित्र प्लेटफॉर्म को भी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा ही शुरू किया गया। तो यहाँ पर देखिए, दोनों स्कीम पता चल गई, वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस के बारे में पता चल गया। नाम से ये भी पता चल जाएगा कि वर्ल्ड बैंक इसका आयोजन करवाती है हर साल और लैंड सेक्टर में गवर्नेंस को बढ़ावा देना इस कॉन्फ्रेंस का आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर हम कैजुअली वर्ल्ड बैंक की बात कर लें। एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि विकासशील देशों में, पिछड़े देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम करता है, लोन प्रोवाइड करता है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। और मेंबरशिप की बात करें तो 189 कंट्रीज इसकी वर्तमान में मेंबर है। और प्रेसिडेंट की बात करें तो अजय बंगा इस संस्था के प्रेसिडेंट के पद पर हैं, जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। आगे चलेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा बगलिहार डैम भारत के किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में स्थित है। बगलिहार डैम की बात करें तो ये देखने को मिलेगा भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में। जम्मू कश्मीर राज्य में ये डैम स्थित है। अभी सुर्खियों में क्यों है? तो आपको पता है, इंडस वाटर ट्रीटी जो सिंधु जल समझौता है 1960 का, उसको इंडिया ने सस्पेंड किया था कुछ समय पहले। अब इसके बाद काफी सारे डैम से पानी को बंद किया जा रहा है जो कि पाकिस्तान की तरफ बहता था। उनमें से बगलिहार डैम एक डैम है जिसके पानी को भी बंद किए जाने की बात चल रही है। बगलिहार डैम जम्मू कश्मीर राज्य में भारत की चिनाब नदी पर स्थित है। किन किन डैम को बंद किया जा रहा है सिंधु ट्रीटी समझौते को रद्द किए जाने के बाद? तो सलाल डैम को बंद किया जाएगा, बगलिहार डैम को बंद किया जा रहा है और किशन गंगा डैम को भी बंद किया जा रहा है। ये भी भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। देखिए, सालार डैम जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर है। 1987 में शुरू किया गया था और इसकी टोटल कैपेसिटी है 690 मेगावाट। बगलिहार डैम जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर 2008 में शुरू किया गया और इसकी कैपेसिटी है 900 मेगावाट। इसके अलावा इंडिया के अदर डैम की बात कर लें जो कि भारत में अलग अलग जगह पर हैं और एग्जाम में जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो तुंगभद्रा डैम ये कर्नाटका में है, तुंगभद्रा नदी पर।
रिहंद डैम उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर, कोयना डैम महाराष्ट्र में कोयना नदी पर, मित्तूर डैम तमिलनाडु में कावेरी पर, कृष्णराज सागर डैम कर्नाटका में कावेरी नदी पर, इंदिरा सागर डैम ये मध्य प्रदेश में है, इंदिरा गांधी डैम के नाम से जाना जाता है, नर्मदा पर, सरदार सरोवर डैम गुजरात में नर्मदा पर, नागार्जुन सागर डैम तेलंगाना में कृष्णा नदी पर, हीराकुंड डैम बहुत ही इंपॉर्टेंट ओडिशा में महानदी पर स्थित है, भाखड़ा नांगल डैम कल हमने बात की थी, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर पर सतलज नदी पर स्थित है, और टिहरी डैम उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है। ये इंडिया के अदर बड़े डैम हैं अलग अलग रिवर पर। याद रखिएगा, पॉज करके आराम से देख लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में एक ना एक पूछा जाता है, और अभी डैम काफी सुर्खियों में है, तो हो सकता है कि एनटीपीसी या एसएससी की एग्जाम में भी पूछे जाए। तब तक हम चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोक लेखा समिति का हाल ही में अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो लोक लेखा समिति या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी संसद की एक स्थायी समिति है। हाल ही में इसके अध्यक्ष के रूप में के.सी. वेणुगोपाल को नियुक्त किया गया है। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को फिर से पुनर्गठित किया गया। आपको पता होना चाहिए, पार्लियामेंट की जो स्थायी कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी होती है, वो हर 1 साल में गठित की जाती है, क्योंकि ये स्थायी समिति है। अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का गठन किया गया और फिर से इसके चेयरमैन बने के.सी. वेणुगोपाल। 2024 में जब इसका गठन किया गया था, तब भी के.सी. वेणुगोपाल ही इसके अध्यक्ष थे। तो आंसर मिल गया हमको, के.सी. वेणुगोपाल हो गया। देखिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम क्या होता है? तो सीएजी की जो रिपोर्ट होती है उसको ऑडिट करने के लिए, उसकी जांच के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का हर साल गठन किया जाता है। पहली बार इसका गठन किया गया था 1921 में। भारत सरकार के राजस्व या फिर व्यय का जो लेखा जोखा होता है, जो सीएजी की रिपोर्ट होती है, उसकी जांच का काम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का होता है। इसके मेंबर्स की संख्या होती है 22, 15 लोकसभा से लिए जाते हैं और 7 राज्यसभा से। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो अध्यक्ष होता है, हमेशा ऑपोजिशन का ही कोई व्यक्ति होता है, और लोकसभा के स्पीकर के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। देखिए, यहाँ पर पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करें तो 2 प्रकार की कमेटी होती है। एक होती है स्टैंडिंग कमेटी और एक होती है एडहॉक कमेटी। ये स्थायी समिति है, हर साल गठित की जाएगी, लेकिन एडहॉक कमेटी केवल उद्देश्य के आधार पर गठित की जाती है, अस्थायी कमेटी है। फॉर एग्जाम्पल, कोई घोटाला हो गया, उसकी जांच के लिए गठित कर दी। पहलगाम में अटैक हो गया, उसकी जांच के लिए गठित करती। तो देखिए, काम खत्म होने के बाद कमेटी खत्म, फिर ये भविष्य में गठित नहीं होगी। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी हर साल गठित होती है, और स्टैंडिंग कमेटी अलग अलग प्रकार की कमिटीज होती है। इसमें बहुत ही फेमस है फाइनेंशियल कमिटीज। ये 3 प्रकार की होती है स्टैंडिंग कमेटी में। फाइनेंशियल कमेटी में एक हमने पढ़ ली, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। इसके अलावा होती है एस्टीमेट्स कमेटी, जिसे प्रांकलन समिति के नाम से जाना जाता है। पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कमेटी है और इसके मेंबर्स की संख्या होती है 30, सब लोकसभा से लिए जाते हैं। फिर आती है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। इसमें भी 22 मेंबर होते हैं, 15 लिए जाते हैं लोकसभा से और 7 लिए जाते हैं राज्यसभा से। हाल ही में केंद्र सरकार ने 7 मई 2025 को मॉक ड्रिल्स आयोजित करने का निर्देश दिया है। इससे पहले पूरे देश में इस प्रकार के नागरिक सुरक्षा अभ्यास कब आयोजित किए गए थे? तो आपको पता है, पहलगाम अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के मध्य में लगातार टेंशन बढ़ रहा है। इसी बीच इंडियन गवर्नमेंट ने यह आदेश दिया है कि भारत के अलग अलग राज्यों में 7 मई 2025 को मॉक ड्रिल्स का आयोजन किया जाएगा। आपको पता है, इसके पहले जो मॉक ड्रिल्स हुई थी वो 1971 में इंडिया और पाकिस्तान की वॉर के समय में हुई थी। अब आपके दिमाग में आएगा कि मॉक ड्रिल्स क्या होता है। देखिए, यहाँ पर सभी राज्यों में जो महत्वपूर्ण शहर होते हैं, उनको युद्ध की कंडीशन में कैसे खुद को प्रिपेयर रखना है, आम नागरिक को कैसे प्रिपेयर रहना है, इन सभी के बारे में यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई फाइटर जेट अगर इंडिया की बाउंड्री में आ गया, किसी शहर के ऊपर से गुजर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लाइट्स बंद रखनी पड़ेगी, या फिर उस शहर में ब्लैकआउट कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। और क्या क्या अदर
उनको कॉशंस रखना है, क्या क्या अदर उनको सुरक्षा रखना है, इन सभी के बारे में नागरिकों को यहाँ पर बताया जाने वाला है। तो ये मॉक ड्रिल्स है जो कि भारत के अलग अलग राज्यों में ऐसे 244 जिले हैं जिनको घोषित किया गया और यहाँ पर मॉक ड्रिल्स का आयोजन किया जाने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि मॉक ड्रिल्स क्या होता है। 244 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट में इनका आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट क्या है? तो ऐसे जिले जहां पर भारत सरकार सिविल डिफेंस प्रोग्राम को लागू करती है, ऐसी मॉक ड्रिल्स का आयोजन करती है, ताकि युद्ध, हवाई हमले, मिसाइल हमले या अगर कोई आतंकी हमले जैसी इमरजेंसी की कंडीशन आती है तो एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल हब के तौर पर यहाँ से काम किया जा सकता है और ये ऑपरेशनल हब के रूप में काम करते हैं। तो 7 मई को मतलब आज ये ड्रिल्स आयोजित की जाएगी। अब देखिए, इसके पहले 54 साल पहले 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय उससे पहले सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था और अब इसे आयोजित किया जाने वाला है। मतलब यहाँ पर हमको पता चलता है कि कंडीशन युद्ध जैसी है। हो सकता है इंडिया कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर दे, क्योंकि पाकिस्तान पहला हमला करेगा इसकी संभावना कम है। तो हो सकता है कि इंडिया अब पूरी तरीके से तैयार है और तीनों सेनाएं मिलकर हो सकता है कि पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई करने का मन बना रही हो। ओके, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस संस्था को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने के लिए एक ग्लोबल वॉचमैन या निगरानी करता माना जाता है? तो यह संस्था है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अभी सुर्खियों में क्यों है? तो देखिए, इंडिया ने अभी अनाउंस किया है, इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को एक बार फिर से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल किया जा सके। तो इंडिया लगातार ये प्रयास कर रहा है, ऐसे एविडेंस दे रहा है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद का समर्थन करता है, इसलिए इसे ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। हम पूरा मुद्दा क्या है समझेंगे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या करता है इसको भी जानेंगे। पर पहले तो आपको ये समझ में आ गया कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था काम करती है निगरानीकर्ता के रूप में। तो यह है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। देखिए, जिन देशों को टेरर फंडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए सुरक्षित स्थान माना जाता है, उन्हें FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। और अगर ये चीज क्लियर हो जाती है कि टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गवर्नमेंट के द्वारा ही करवाई जा रही है, तो फिर उसे ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाता है। दोनों में डिफरेंस है। गवर्नमेंट चुप है, रोकने के लिए प्रयास नहीं कर रही, मतलब इसे कहते हैं साइलेंट समर्थन, तो उसे फिर ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा। लेकिन अगर टेरर फंडिंग भी गवर्नमेंट कर रही है तो उसे फिर ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान को 2022 में इसकी ग्रे लिस्ट से हटा लिया गया था। अब इंडिया कोशिश कर रहा है कि एक बार फिर से इसे ग्रे लिस्ट में डाला जाए, क्योंकि देखिए, अगर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे या ब्लैक लिस्ट में किसी को शामिल किया जाता है तो फिर इंटरनेशनल सहायता उस देश को नहीं मिलती। इसके अलावा अगर विकास कार्यों के लिए जो फंडिंग होती है, जो लोन होते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, वो भी उस देश को नहीं मिलते। इस तरीके से काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं उस देश पर, जो कि ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में शामिल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की कैजुअली बात करें तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे G7 देशों के द्वारा बनाया गया था ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोका जा सके। 1989 में इसकी स्थापना की गई। 40 मेंबर कंट्री है इसमें, भारत भी 2010 में इसका मेंबर बना था। यहाँ पर मैंने आपको ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट दोनों का डिफरेंस बता दिया कि डिफरेंस क्या होता है और अगर देशों को शामिल किया जाता है तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसके बाद आज के डेली करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन, 2025 सुदीरमन कप किस देश ने जीता है? तो देखिए, कुछ सेशंस पहले मैंने आपको बताया था कि सुदीरमन कप बैडमिंटन से संबंधित प्रतियोगिता है। हाल ही में 2025 में अंक तालिका के अकॉर्डिंग सुदीरमन कप को जीता है चाइना ने। चाइना के जियामेन में इसका आयोजन किया गया था 27 अप्रैल से लेकर 4 मई तक। यह 19वां सुदीरमन कप था। चाइना ने फाइनल रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की और सुदीरमन कप का खिताब अपने नाम किया। सेकेंड प्लेस पर साउथ कोरिया रहा
और थर्ड प्लेस पर यहाँ पर इंडोनेशिया रहा है। भारत की ओर से पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने इंडियन टीम का नेतृत्व किया था और ऑल ओवर रैंक में भारत को 11वीं रैंक दी गई है। तो टॉप 3 पता चल गए, इंडिया की रैंक पता चल गई और ये पता चल गया कि सुधीरामन कप बैडमिंटन की प्रतियोगिता है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, जो कि एक इंटरनेशनल मिक्स्ड टीम बैडमिंटन टूर्नामेंट है। शुरुआत की गई थी 1989 में। 2025 में इसका 19वां एडिशन चीन में आयोजित किया गया और मेडल टेली में पहले स्थान पर भी चाइना ही रहा है। यहाँ पर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जो कि पूरे वर्ल्ड में बैडमिंटन खेलों का आयोजन करवाता है, गवर्न करने वाली बॉडी है। इसकी स्थापना 1934 में की गई थी और मलेशिया के कुआलालंपुरम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए 7 मई के सभी करंट अफेयर यहाँ पर हमारे क्लियर हो जाते हैं। सभी को हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब हम लास्ट डे की करंट अफेयर का यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं एक बार। हाल ही में चर्चा में रहा भाखड़ा नंगल बांध भारत के किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश राज्य में। लॉरेंस वोंग किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः नियुक्त किए जाएंगे? तो ये सिंगापुर के एक बार फिर से पीएम बनने वाले हैं। त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है केरला में। दुनिया में जीनोम एडिटेड चावल की किस्में विकसित करने वाला पहला देश कौन बना? यह है इंडिया। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जून 2025 में किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? यह आयोजित किया जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे हर साल कब मनाया जाता है? 7 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के लिए समझौता किया? तो यह है अफ्रीका का देश अंगोला, 123वीं मेंबर कंट्री बना है। हाल ही में चर्चा में रहा पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? यह देखने को मिलेगा झारखंड में। पद्मश्री से सम्मानित बाबा शिवानंद का निधन हो गया। ये योग के बहुत ही फेमस टीचर थे। और लास्ट था हमारा एसीआई नेट ऐप, जो कि एकीकृत प्लेटफॉर्म होगा, किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो इसे लॉन्च किया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये हमारे लास्ट सेशन के सभी करंट अफेयर हमने रिवाइज कर लिए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। पहले आंसर ले लेते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, कमेंट में आंसर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या था कल का हमारा? टाइफाइड रोग का कारण कौन सा बैक्टीरिया है? तो सैल्मोनेला टाइफी, इस बैक्टीरिया के कारण टाइफाइड रोग होता है। मछली के हृदय में 2 चेंबर होते हैं, 2 कक्ष होते हैं और नमक सत्याग्रह के साथ सविना अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1930 में। तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर हो गए, डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पर। सोनार का पूरा नाम क्या है? पहला क्वेश्चन। काकोरी कांड किस वर्ष आयोजित किया गया था? और रायगढ़ घराना किस नृत्य शैली से संबंधित है? तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में कीजिए। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का सेशन आपके लिए स्क्रीन बेस्ड था। कल हम फिर मिलेंगे, हमारी जैसी क्लास रोज चलती है पैनल पर, वहां पर हम मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।